So today we'll talk about the topic that is parenteral dosage form. Okay, parenteral products. Okay. So parenteral means basically what is the type of dosage form that was given other than oral dose. So basically वो ग्रीक वर्ड से आया था जो कि बहुत ही एंशियंट पीरियड में क्या था पैरा मतलब आउटसाइड ठीक है और एंटेरल मतलब इंटेस्टाइन या फिर एंटेरिक जो कि हम लोग का बक्कल या जीआईटी या रेक्टम ये बहुत पुराना वाला देखने तो ये बेसिकली हम लोग का टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म रहता है बट जनरल जहाँ पे बोला था कि आउटसाइड ये सब रूट बट उसके अलावा भी कुछ रूट आया गया जहाँ पे तुम्हारा पेरेंटली नहीं दिया था बट क्योंकि एंशियंट टाइम में यूज होता था तो ये कंटिन्यू रहा तो बेसिकली ये दिस आर द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म दे आर डायरेक्टली या मतलब डायरेक्टली ब्लड या लाइफ टिश्यू में पहुंचा जा सकता है ठीक है और इसमें जो मतलब जो चीज रहता है कि अगर सपोज कि इन दिस प्रिपरेशन अगर तुमको कुछ टाइप का कंटेमिनेशन या कुछ टाइप का दिखाई दे कि माइक्रोस रीच हो जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो बॉडी में आके मल्टीप्लाई ग्रोथ करके उस हम लोग को इन्फेक्शियस बना सकता है ठीक है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है तो दैट इज वाई हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग का जो पेरेंटेरस है वो स्टेराइल होना चाहिए ठीक है इट शुड बी कम्प्लीटली स्टेराइल स्टेराइल मतलब क्या स्टेराइल मतलब उसको हम लोग स्टेराइल बोलते हैं कि अगर वो 100% तुम्हारा फ्री रहे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है पूरी तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरा फ्री है पूरा 100% वो इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड स्टेराइल एंड द प्रोसेस बाय हुई जिससे हम लोग को स्टेराइल मिल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलिटी ओके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलिटी ठीक है तो बेसिकली हम लोग का इसमें क्या हम लोग को याद रखना होगा कि स्टेरिलिटी मतलब क्या 100% ठीक है 100% वो पूरा फ्री रहना चाहिए फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है और पेरेंटेरल जब हम लोग बात करते हैं ठीक है मतलब स्टेराइल प्रोडक्ट्स और स्टेराइल प्रोडक्ट्स इज वो अब जनरली दो पार्ट का होता है ठीक है दो पार्ट का स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो एक है तुम्हारा एक तो हम लोग जाने की पेरेंटेरल होना होता है ठीक है पी और एक भी होता है अदर देन पेरेंटेरस ठीक है पेरेंटेरस छोड़ के और एक भी होता है दैट इज ऑप्थेल्मिक जो आई वगैरह आई ड्रॉप्स है तो उसमें भी हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं ठीक है बट दोनों में थोड़ा अलग है ठीक है जैसे पेरेंटेरल्स पेरेंटेरल्स में क्या होता है कि वो पूरी तरह पायरोजन फ्री होना चाहिए ठीक है सी पेरेंटेरल्स ऐसा टाइप का डोजेज फॉर्म होता है स्टेराइल प्रिपरेशन होता है जो कि हम लोग इंजेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं इंजेक्शन इन्फ्यूशन इम्प्लांटेट्स को हम लोग बॉडी में लेते हैं वो पूरा पायरोजन फ्री होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट शुड बी पायरोजन फ्री ओके तो इसमें क्या होता है इस टाइप का डोजेज फॉर्म इसमें क्या होता है हम लोग डायरेक्टली ब्लड टिश्यू में ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन और नीडल सो वी बाईपास द म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन को बाईपास करके जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज हो जाता है इट बिकम्स राइज ओके ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज वेरी जल्दी हो जाता है बट हाँ तो पायरोजन बेसिकली पायरोजन का हम लोग बात करें तो पायरोजन बेसिकली क्या है ये भी तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि पायरोजन एक्चुअली है क्या चीज तो ठीक है पायरोजन बेसिकली क्या होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकलने वाले एंडोटॉक्सिन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकलने वाले कुछ एंडोटॉक्सिन होते हैं ठीक है तो वो क्या करता है दे वो क्या करता है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है ठीक है तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर उसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं तुम्हारा इसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा पायरोजन ठीक है बट इन केस ऑफ ऑप्थेल्मिक इट इज नॉट कंपलसरी कि उसको तुम लोग को पायरोजन रखना होगा ही कि नहीं होगा जैसे तुम्हारा इसमें था तुम्हारा पेरेंटियल में था पेरेंटियल में क्या था तुमको पायरोजन होना ही पड़ेगा इट शुड बी तुम्हारा उसमें क्या होना चाहिए कि डोजेज फॉर्म तुम्हारा उसमें पायरोजन फ्री होना चाहिए पूरा पायरोजन फ्री होना बट इसमें केस ऑफ ऑप्थेल्मिक क्योंकि पायरोजन पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता डायरेक्टली तो आयरो ऑप्थेल्मिक डिपेंड करते हैं कि दो टाइप का प्रिपरेशन होता है एक है तुम्हारा इंट्रा ऑक्यूलर ठीक है इंट्रा ऑक्यूलर आईओ इंट्रा ऑक्यूलर ठीक है इंट्रा ऑक्यूलर और एक है तुम्हारा दो टाइप से दे सकते हैं आई ड्रॉप के थ्रू आई ड्रॉप का थ्रू में हम लोग का कुछ नेसेसरी नहीं है कि उसमें पायरोजन रहे फिर भी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक बट स्टेराइल प्रिपरेशन है दोनों दोनों ही स्टेराइल प्रिपरेशन पायरोजन पायरोजन तुम्हारा कंपलसरी नहीं है इन केस ऑफ ऑप्थेल्मिक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द फॉर्मुलेशन ठीक है तुम क्या फॉर्मुलेशन तो बेसिकली ये हम लोग जानते हैं कि दो
क्या पेरेंटेरस है, तो पेरेंटेरस में हम लोग, अब पेरेंटेरस का कुछ देखो तुम अगर, पेरेंटेरस का तुम कुछ चीजों भी देखोगे कि पेरेंटेरस में क्या था तुम्हारा कि आ, वो हम लोग दे बहुत तरह से फॉर्मुलेट कर सकते, वी कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन, यू कैन रिकॉन्स्टिट्यूट द पाउडर एंड ऑल्सो गिव इमल्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा एडवांटेज है, इसमें क्या है तुम्हारा एडवांटेज अगर तुम देखोगे, एडवांटेज ये है कि इसका एक्शन बहुत तेज होगा, लोकलाइज ड्रग डिलीवरी, इमरजेंसी कंडीशन में बहुत काम आता है, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म को ये अवॉइड कर देता है, ठीक है, अवॉइड कर देता है पूरा फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, बायोबिलिटी कंप्लीट होता है, 100% बायोबिलिटी दिखाई देता है, ठीक है? मतलब बायोबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ पेरेंटेरस, ठीक है, बायोबिलिटी बहुत इंटरवेनसली अगर तुम देखो तो 100%, बायोबिलिटी बहुत बेटर हो जाता है। फिर क्या होता है, ड्रग एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है। फिर एक्यूरेट डोजिंग में भी हेल्पफुल होता है, बट डिसएडवांटेज क्या होता है, बहुत दर्द देता है, ठीक है, पेन होता है बहुत, ठीक है। फिर क्या होता है कि तुम सेंसिटिविटी का चांसेस रहता है, ठीक है। फिर ये कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि कॉस्टली है, ठीक है, पेशेंट के लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं है ये, और इकोनॉमिकल कॉस्टली भी है थोड़ा, तो इसलिए इकोनॉमिकली और कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। और एक है कि एसेप्टिक कंडीशन, क्योंकि हम लोग को पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री स्टेराइल प्रिपरेशन है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ माइक्रो, इट इज इन प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स क्या रहता है, साइड इफेक्ट्स जो रहता है दैट इज, इसका जो साइड इफेक्ट्स रहेगा, दैट इज व्हाट साइड इफेक्ट्स, क्या क्या रहता है, साइड इफेक्ट्स तुम्हारा रहता है कि उसमें जो क्या रहना चाहिए कि क्विकर एक्शन, क्विकर देन ड्रग गिवन बाय अदर, ठीक, उसमें जो एक्शन होगा वो क्विकर होना चाहिए, वो क्या होता है, इफेक्ट भी, उसका साइड इफेक्ट भी बहुत क्विक होता है, जैसे उसका एक्शन भी बहुत तेज है, वैसे साइड इफेक्ट भी पर तो बहुत तेज होता है। तो पेरेंटल रूट्स देखेंगे, उसके आगे हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेस ऑफ, पहले कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम जब हम लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम जब हम लोग उसको ठीक करें कि कौन सा क्या होना चाहिए, तो पहला जो है वो है तुम्हारा स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटेरल। फिर है तुम्हारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटेरल, ठीक है, SLV, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटेरल, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटेरल, और तुम्हारा LVP, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटेरल, ठीक है, ये दोनों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक में हम लोग का क्या होगा, पहला वाला जो स्मॉल वॉल्यूम है उसका जो तुम्हारा वॉल्यूम कैपेसिटी है वो है अप टू 100 ml की, 100 ml के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन दिस। और लार्ज वॉल्यूम में कितना होना चाहिए, इट शुड बी 101 से 1000, ठीक है, 100 से 1000 ml, ठीक है, मतलब 1 लीटर तक तुम इसको दे सकते हो, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम में क्या क्या रहता है, स्मॉल वॉल्यूम में तुम्हारा वो वायर्स एम्प्यूल्स रहता है, बट इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम हम लोग इंट्रावेनस इन्फ्यूशन बॉटल यूज करते हैं, ठीक है, IV इन्फ्यूशन बॉटल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंस रहता है तुम इधर देखोगे कि एक है सिंगल और मल्टीपल यूज, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम सिंगल, मतलब एक बार सिंगल डोजिंग कर सकते हैं, मतलब क्या होता है कि हम लोग को स्मॉल वॉल्यूम में वायल्स और एम्प्यूल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। वायल्स का क्या काम है, वायल्स क्या रहता है, वो हम लोग का स्मॉल बॉटल टाइप होता है, एंड उसमें क्या रहता है, एक रबर कैप जैसा कुछ ऊपर में रहता है, ठीक है। और एम्पूल्स में क्या रहता है, वो हार्मेटिकली सील रहता है, ठीक है। तो वायर्स में, विद द हेल्प ऑफ वायर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी डोजिंग कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसमें मल्टीपल विड्रॉ भी कर सकते हैं। मल्टीपल विड्रॉ ये हम लोग का ना, मतलब माइक्रो ऑर्गेन प्रिजर्वेटिव यूज करना है, इसलिए हम लोग को लगा कि मतलब मल्टीपल विड्रॉ का टाइम ना तुम्हारा चांसेस रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाए और इट माइट शो इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अलग से कभी कभार प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ता है। तो मल्टी डोजिंग इसलिए क्योंकि हम लोग विड्रॉ कर पा रहे हैं इन केस ऑफ वायर्स, तो मल्टी डोजिंग इज अवेलेबल, सो इन SLV वी आर कॉलिंग इट बोथ कैन बी यूज, बट इन लार्ज वॉल्यूम ओनली सिंगल यूज। इसलिए देखो अगर एग्जाम्पल देखो, प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़े इन केस ऑफ SLV, बट इन लार्ज वॉल्यूम वी आर नॉट यूजिंग इट। एग्जाम्पल्स कुछ देखे कि किस क्या क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे इंसुलिन, प्रोकाइन, फिर इधर तुम्हारा मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड्स इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम, तो ये एग्जाम्पल्स देखना पड़ेगा। अब तुमको जानना होगा कि इन विच प्रिजर्वेटिव शुड वी यूज एंड
वो इवन दो इट इज स्टेराइल, हम लोग को क्या पता है कि पेरेंट एयर स्टेराइल है ऑलरेडी। क्यों हम लोग को प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव से टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, तो व्हाई वी नीड टू यूज प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव का काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्शन, बट व्हाई डू यू नीड टू यूज इट? Because in preparation where there is chances of multi withdrawal, मतलब इन वायर्स, ठीक है, वी आर यूजिंग वायर्स, सो देयर इज चांसेस कि तुम जब भी विड्रॉ कर रहे हो देयर आर चांसेस ऑफ माइक्रो सेंटेड। तो इसीलिए मल्टी डोजिंग में हम लोग को कभी कभार हम लोग को यूज करना पड़ता है प्रिजर्वेटिव। और सिंगल डोज में भी कभी कभार होता है कि लगता है, वाई? जब तुम्हारा जो प्रिपरेशन वो टर्मिनली स्टेराइल हो, तो तुमको एडवाइस किया जाता है उसको फर्दर प्रिजर्वेटिव देने के लिए, अगर वो टर्मिनली स्टेराइल हो। बट अदर देन दैट नो वन नो, कोई भी तुमको ये नहीं बोलेगा कि ये तुमको अलग से तुमको प्रिजर्वेटिव देना होगा, बिकॉज प्रिजर्वेटिव इज वेरी मच टॉक्सिक, ओके, वेरी मच टॉक्सिक, एंड नो, एवरीवन इज एडवाइस not to to avoid it, okay, so generally that is why in if instability का problem रहता नहीं तो that's why in solid dosage form we don't use preservatives generally. So next, if you find another thing you have to remember, in case of large volume it should be isotonic. Isotonic मतलब क्या है? Isotonic मतलब that it should have the, मतलब क्या isotonic मतलब क्या होता है? It should have the same similar osmotic pressure with the physiological fluid, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये आइसोटोनिक के जगह अगर ये पैराटोनिक होता, मतलब हाइपर या हाइपो होता, तो क्या होता प्रॉब्लम? कि इट माइट एंटर आवर बॉडी एंड शो सम इरिवेलेंट इफेक्ट, मतलब इरिटेशन, पेन, मतलब अजीब हल्का इरेगुलर हल्का दिखाई देता। तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी दैट इट शुड हैव आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक, एंड इट शुड बी आइसोटोनिक दैट इज हैविंग सिमिलर ऑस्मोटिक कंडीशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर विद द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स, ओके। तो एलवीपी जब हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग को चार टाइप का सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है। तो चार में जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला है, दैट इज हाइपर एलिमेंटेशन। हाइपर एलिमेंटेशन मतलब क्या है? कि सपोज मैं बता रहा कि तुम्हारा जो पेशेंट है, वो ये हम लोग कब देते हैं पता? हाइपर एलिमेंटेशन केस जब खाना नहीं खा पा रहे कोई, मतलब सपोज कोई पेशेंट है, ही इज इन द स्टेज ऑफ कोमा और ही इज इन द स्टेज ऑफ सेंसलेस और ही इज हैविंग सर्जरी। इन दैट केस वी आर यूजिंग दिस हाइपर एलिमेंटेशन। हाउ? वी आर डिलीवरिंग sugar, electrolytes, minerals, nutrients थ्रू पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट से हम लोग दे रहे हैं जाते उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल सके, ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ईट इन दैट कंडीशन। So that is hyperalimentation. This is also called total parenteral solution. Okay, we are giving in case they are not able to eat. Second is the cardioplegia. कार्डियोप्लेजिक नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट वाला प्रॉब्लम के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को हार्ट वर्क कैसे करता है? वो ब्लड को पंप करता है, बट इट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स। तो इन केस ऑफ हार्ट सर्जरी, अगर कोई हार्ट सर्जरी हो रहा, तो वी क्लैम्प ऑफ द ब्लड सप्लाई, मतलब हम लोग ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं। अब अगर तुम ब्लड सप्लाई को स्टॉप करोगे तो हार्ट का तो डेथ हो जाएगा ना। बट इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सटर्नली तुम्हारा, एक्सटर्नली हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन देते हैं हार्ट को, सो दैट द पंपिंग इन हार्ट रिमेन्स एंड हार्ट इज अलाइव, हार्ट अलाइव रहे, ठीक है, सो दैट हम लोग का सर्जरी भी ठीक तरह से वर्क कर सके एंड फर्दर प्रोसेस ठीक तरह से। तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोप्लेजी, हार्ट का प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है वो है तुम्हारा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस किसको कहते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब क्या? सपोज कि व्हेन हम लोग का किडनी जो है, किडनी हम लोग का ठीक तरह से काम नहीं करती, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके। तो किडनी के डायलिसिस के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को ब्लड को प्यूरिफाई करना होगा, ठीक है। प्यूरिफाई किया, सो टू प्यूरिफाई ब्लड व्हाट वी नीड अ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन, ठीक है। उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अगर अगर किडनी का डायलिसिस करना पड़े, तो किडनी का डायलिसिस करने के बाद जो लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग का इरिगेशन सोल्यूशन। होम कार्ड एक्सीडेंट सर्जरी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लीनिंग, तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग को अगर
ये इरिगेशन का सोल्यूशन का यूज, अगर कोई फ्लड वगैरह हो गया, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, कुछ हम लोग क्लीनिंग करना पड़ता है ना। इन क्लीनिंग हम लोग को कुछ स्टेराइल लिक्विड्स का थ्रू, वी हैव टू यूज सम स्टेराइल लिक्विड्स फॉर क्लीनिंग पर्पस। सो दिस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इरिगेशन सॉल्यूशन। ओके। सो इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग इरिगेशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन ये हम लोग यूज कर रहे हैं व्हेन दे आर नॉट, व्हेन द पेशेंट और पर्सन इज नॉट एबल टू ईट प्रॉपर्ली। कार्डियोप्लेजिक हम लोग यूज कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम, जब पंप तरीके ठीक तरह से नहीं करना पड़ रहा है, तो हम लोग को ब्लड सप्लाई को स्टॉप करके वो सोल्यूशन ऐड, मतलब इंजेक्ट करना पड़ रहा है। पेरिटोनियल डायलिसिस, जब किडनी का डायलिसिस करना पड़ रहा है ब्लड को प्यूरिफाई किया करने के लिए। फिर इरिगेशन कट वगैरह ऐसा कुछ हो गया, तो तब क्लीनिंग के लिए हमको स्टेराइल लिक्विड यूज करना पड़ रहा है, दैट इरिगेशन सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग को मल्टी डोज में एक चीज याद रखना होगा, मल्टी डोज में जो वॉल्यूम है वो होगा अप टू 30 ml, ठीक है, 30 ml। और तुम्हारा जो प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है मल्टी डोजिंग में, उसका भी एक लिमिटेशन है, कितना प्रिजर्वेटिव के अमाउंट होना चाहिए, नॉट मोर देन, इट शुड बी, इट शुड बी लेस, नॉट मोर देन 5 ml। ओके, 5 ml से ज्यादा नहीं, इट शुड बी लेसर देन 5 ml। ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा जो रूट्स है उसके बारे में देख लेंगे। तो देखो तुम 10 तो रूट है, ठीक है, बहुत सारा है, पर डिटेल में तुमको बस 4 रूट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा जानना होगा। पहला वाला जो रूट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मस और सबक्यूटेनियस, ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट रूट। फर्स्ट वाला जो हम लोग का रूट रहता है दैट इज आवर इंट्रावेनस, उसमें क्या होता है, 100% बायोलिटिक रहता है, ठीक है, बायोएक्टिविटी 100% रहता है, ठीक है, 100%, इसमें 100% बायोलिटिक, ठीक है। सो तो उसमें हम लोग प्रॉक्सिमल वेन्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लार्ज दोनों यूज कर सकते हैं। उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम का रेंज होगा 1 से 1000 ml, ठीक है, वॉल्यूम रेंज 1 to 1000 ml, मतलब 1 लीटर, ठीक है, 1000 ml, ठीक है। फिर है तुम्हारा इंटरनल डायमीटर, सब थोड़ा सीरीज के बारे में बोलेंगे, मतलब इंजेक्शन तो उसमें क्या होना चाहिए, जो सीरीज है, ठीक है, जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो ये जो पार्ट है, ठीक है, इधर से इधर, मतलब जो डायमीटर है, ठीक है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड गॉस साइज, ठीक है, ये हम लोग का गॉस साइज भी कहते हैं, ये जो सीरीज का डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, जो मतलब जितना कम गॉस साइज होगा उसका थिकनेस उतना ही ज्यादा होगा, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर जितना कम होगा गॉस साइज का थिकनेस ज्यादा होगा, ठीक, डायमीटर जितना बड़ा होगा थिकनेस कम होगा। तो गॉस साइज जितना बड़ा होगा थिकनेस कम होगा, गॉस साइज, ये इंटरनल डायमीटर को ही गॉस साइज कहते हैं, ये दोनों का जो डायमीटर है, ठीक है, इधर जो। उसके बाद तुम लोग को एक चीज याद रखना होगा कि इंट्रावेनस में हम लोग सस्पेंशन को यूज नहीं कर सकते, अदर देन सस्पेंशन अदर रूट्स इज गिवन, ठीक है। तो ये तुम लोग को याद रखना कि सस्पेंशन हम लोग यूज नहीं कर पाते, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं यूज कर पाते, बिकॉज इन सस्पेंशन क्या होता है कि ड्रग इज गिवन इन इंसॉल्युबल फॉर्म, इंसॉल्युबल फॉर्म में दिया जाता है, तो इस एंड दैट कैन रीच आवर कैपिलरी, वो क्या करता है हम लोग का कैपिलरी को रीच कर जाता है, ठीक है। हम लोग का जो मतलब सस्पेंशन है उधर क्या होता है, ड्रग इज इन insoluble form, so it reaches our capillary and block the capillary, वो हम लोग का कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर टिश्यू, जो टिश्यू है, ऑर्गन टिश्यू है, उसका डेथ हो जाने का चांस है, क्योंकि वो कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है। तो दैट इज व्हाई सस्पेंशंस आर जनरली नॉट गिवन थ्रू दिस आईवी, ओके। सो जनरली हम लोग जो आईवी रूट है वो जनरली हम लोग जनरल न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, ड्रग पर्पस के लिए जनरली ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। और जो भी ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे इस रूट से तो बहुत स्लोली देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद है तुम्हारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंट्रामस्कुलर होता है कि वो स्लोअर रहता है आईवी से, लेकिन एससी से जल्दी है। तो ये तुमको याद रखना होगा कि ऑनसेट ऑफ एक्शन किसके बारे में, ठीक है, कि
क्वेश्चन आया भी है जीपैट में कि किसका आगे सबसे ज्यादा है, किससे कम है। तो आईवी, आईवी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर है तुम्हारा आईएम, फिर है तुम्हारा एससी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा रहता है इंट्रावेनस का, फिर आता है आईएम का, फिर आता है सबक्यूटेनियस का। तो ये ऑर्डर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसका आंसर ऑफ एक्शन सबसे। तो जब तुम लोग इंट्रामस्कुलर का बारे में बात करोगे, इंट्रामस्कुलर का 100% नहीं रहता, ठीक है, बट इट्स बायोलिटी अराउंड 90 to 95%। तो इंट्रामस्कुलर मतलब मसल में इंजेक्ट करना। तो मसल में हम लोग एडल्ट में जो मसल में हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसका नाम है डेल्टॉइड और ग्लूटियस मैक्सिमम मसल। मैं स्पेलिंग बोल रहा, डेल्टॉइड, DELTOIDS, और ग्लूटियस मैक्सिमम, GLUTEUS, फिर मैक्सिमस, MAXIMUS। डेल्टॉइड्स एंड ग्लूसियस मसल, ग्लूसियस मैक्सिमस, तो इस मसल में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। बट ये जो मसल रहता है ना, ये हम लोग का छोटे जो इन्फेंट्स है उसमें नहीं रहता, छोटे बच्चे में नहीं रहता। तो इसलिए उन लोग को हम लोग को इंजेक्ट करने के लिए वेस्कस लैटेरलिस नाम का एक मसल में देना पड़ता है। वेस्कस लैटेरलिस, VASCUS, वेस्कस, और लैटेरलिस है LATERALIS, वेस्कस लैटेरलिस। तो ड्रग क्या होता है कि ये मतलब ये देना पड़ता है क्योंकि इन्फेंट्स दैट एल्डर्स वाला जो मसल है डेल्टोइड और ग्लूटियस मैक्सिमम वो प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। सो ड्रग एज इट रीच, ये हम लोग का हैप में भी काम आएगा, ठीक है। ये जनरल तुम लोग को जानना हेल्पफुल है, शायद फ्यूटिस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट समवे अदर कभी ना कभी काम आएगा, शायद एग्जाम में भी ना आए, बट स्टिल। तो ड्रग एज इट रीचेस आवर reaches, it forms a reservoir and the drug slowly distributes, okay। तो जो हम लोग का एक चीज याद रखना होगा कि आईएम ये इंसुलिन में सेकेंडरी रूट रहता है, और पहला फर्स्ट प्राइमरी रूट क्या रहता है, प्राइमरी रूट तुम्हारा तुम्हारा सबक्यूटेनियस रूट रहता है इंसुलिन का, प्राइमरी रूट ये याद रखना जरूरी है कि प्राइमरी रूट फॉर इंसुलिन इज सबक्यूटेनियस, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरडर्मल। इंटरडर्मल में जानने के लिए तुम लोग को पहले स्किन का लेयर देखना होगा, जैसे ये पहला लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। तो पहला लेयर जो रहता है ये ला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, ई से दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं हम लोग डार्मिस, डी। फिर जो ये लेयर है इसको हम लोग सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस भी बोल, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैटी एसिड का प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट दो पार्ट ये दोनों, इसमें हम लोग इंटरडर्मल इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना जरूरी, दिस आर इंजेक्टेड इन दिस टू पार्ट, ये दोनों पार्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम तक हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहता है इंटरडर्मल में, 0.005 से 1 ml, मतलब बहुत कम अमाउंट, 0.005, ओके, 0.005 ml, ठीक है। इससे 2 1 ml, ठीक है, 0.05 से 1 ml, ठीक है, बहुत कम अमाउंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि जनरली यूज जो कि हम लोग का यूज रहता है वो जनरली यूज होता है एलर्जी, एंटीजन और वैक्सीन में, ठीक है। तो हम लोग ये सब के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो एक चीज बहुत अच्छा है, इसको ये हम लोग एब्डोमेन, हैंड, लेग कहीं पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो बहुत एडवांटेज जो चीज है वो है कि इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्टर कर, मतलब खुद ही तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अ बिग एडवांटेज, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, और एक कंडीशन ऐसे बोला ना, बहुत कम वॉल्यूम तक तुम लोग कर सकते हो, मतलब 0.005 से 1 ml, बट इन देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड, देयर इज अ कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोडेरोमालाइसिस। इन दिस कंडीशन वी कैन इंजेक्ट अप टू 250 to 1000 ml। ये क्या कंडीशन है,
इस कंडीशन में क्या होता है कि बिकॉज क्योंकि हम लोग इसमें क्या होता है कि सबक्यूटेनियस जो हम लोग का टिश्यू है ना, वो अटैच रहता है हाइलोरिनिक एसिड के साथ, ठीक है। तो जो हम लोग का एंजाइम होता है ना सबक्यूटिन, हम लोग का जो एंजाइम होता है हाइलोरुनिडेस, इन द हाइलोरुनिडेस एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है इस हाइलोरिनिक एसिड। तो हम लोग का क्या होता है कि सपोज या ये हम लोग का टिश्यू है, ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक है। इससे क्या होता है, पूरा अटैच रहता है ये हाइलोरिक एसिड, इधर इधर, ठीक है, इधर। ये क्या करता है, वो एंजाइम हाइलोरुडिनेस क्या करता है, सेल्स के बीच क्या करता है, उसको मतलब डाइजेस्ट करके जो सेल्स के बीच क्या करता है, गैप कर देता है, ठीक है, गैपिंग फॉर्म हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम जो है वो एडमिनिस्टर करने का वो ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, एबिलिटी बढ़ जाता है, अबाउट 250 से ज्यादा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बट रेयर ये एक कंडीशन है, जनरली हम लोग का जो रेंज रहता है वो 0.5 से 1 ml। बट जो मैं बोला ना कंडीशन जिसमें ऐसा होता है उसका कहते हैं हाइपोडेरोमोलाइसिस, 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 ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब तुम लोग को बेसिक तो कुछ पता ही होगा, जैसे क्या डिग्री में तुमको देना होगा, जैसे आईएम इंजेक्ट करने में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, ठीक है। इंटरडर्मल का 10 से 15 डिग्री, ठीक है। सबक्यूटेनियस 45 में भी होता है, 90 में भी होता है। इंटरवेनस 25, तो वो अलग अलग एक डिग्री है, वो बेसिक तुमको जानना ही होगा। पेरेंटल डोजेज फॉर्म हम लोग को एक चीज जानना होगा, पेरेंटल डोजेज फॉर्म में कि हम लोग को किस फॉर्म में देना पड़ता है, मतलब क्लासिफिकेशन उसका जानना जरूरी है। पहले हम लोग देखो, अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल इमल्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और फ्रीज ड्राई पाउडर, या फिर उसको तुम लोग पाउडर रिकॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो। उसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली पाउडर तो नहीं दे सकते, तो हम लोग को लाइफेलाइज करके उसको वाटर रिमूव करके हम लोग को देना होगा, ठीक है। तो इन दैट केस पाउडर को भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट करके इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटेलस दे सकते हैं। इन सम केसेस वी रिक्वायर्ड, ओके। एंड सो ये हम लोग का जनरल कुछ टाइप्स है, ठीक है, तो ये जानना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा जो देखेंगे वो है जो है कि व्हीकल्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है, मतलब फॉर्मुलेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन करने के लिए हम लोग को जो देखेंगे वो है तुम्हारा पहला वाला जो होता है वो है व्हीकल। फॉर्मुलेशन करने के लिए बहुत सारा चीज होता है, तो उसमें से पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है तुम्हारा व्हीकल, ठीक है। व्हीकल्स में क्या होता है, व्हीकल्स में पहला है तुम्हारा एक्वस, ठीक है। एक्वस मतलब तुमको समझ में आ रहा है, वाटर, ठीक है। एक्वस मतलब ये वाटर का यूज है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहला वाला जो चीज रहता है वो है प्यूरिफाइड वाटर। एक्वस में प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, वो जनरली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज नहीं करते, वी जनरली यूज इट फॉर जनरल पर्पस, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग प्योर वाटर यूज नहीं करते इन केस ऑफ पेरेंट एरर्स, ओके। तो हम लोग जो यूज करते हैं इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो है तुम्हारा SWFI, नहीं WFI, ठीक है, WFI। अच्छा लिख दिए पहले, SFWI के बाद WFI, SFWI, और एक है BWFI, ठीक। तो हम लोग का क्या होता है कि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन और बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ये हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या, हम लोग का जो इम्पोर्टेंस तुम लोग को याद रखना होगा वो है कि जो तुम्हारा वाटर फॉर इंजेक्शन, एस देव, और तुम्हारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन और बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, BFW और SWFI और RWFI, ये लोग भी बस मैन्युफैक्चर में यूज होता है, बट प्योर वाटर यूज नहीं होता, ठीक है। फिर आता है नॉन एक्वस। नॉन एक्वस है अगर कब यूज करना पड़ता है नॉन एक्वस देखिए, अगर तुम्हारा वाटर, मतलब जनरली हम वाटर यूज करते हैं, अगर सपोज कि वाटर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है,
इन दैट केस अगर वाटर में प्रॉब्लम है, ठीक है, इन दैट केस वी हैव टू यूज नॉन एक्वस। ठीक है, मतलब क्या, अगर कुछ स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी इशू दिखाई दे रहा, तो दो टाइप का होता है, एक वाटर मिसिबल और एक वाटर इमिसिबल। ठीक है, और एक चीज याद रखना होगा तुम लोग को, मिसिबल मतलब इधर दो लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबल और मिसिबल सेम नहीं होता। सॉल्युबल कब यूज करते हैं, जब तुम्हारा एक तो सॉलिड एक तो लिक्विड में सोल्यूबलाइज हो रहा, तब सही है। और अगर दो लिक्विड एक दूसरे में सोल्यूबल हो, उस टर्म को हम लोग मिसिबल करते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टू लिक्विड्स हम लोग मिसिबल वाटर यूज करते हैं। तो वाटर मिसिबल ये भी हम लोग लिमिटेड सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि वाटर मिसिबल में क्या होता है, चांसेस रहता है कि वो टॉक्सिक या फिर अनस्टेबल हो। ठीक है, लेकिन वाटर इमिसिबल क्या होता है, वाटर इमिसिबल तुम्हारा नॉन पोलर नेचर का होता है, मतलब फिक्स ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, इन लोगों को कहते हैं। इन केस ऑफ इमल्शन जो यूज होता है, ठीक है, मतलब ऑल्सो इन ऑयली प्रिपरेशन, कोई ऑयली प्रिपरेशन में हो सकता है, तो उसका एग्जाम्पल है फिक्स ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, दिस ऑयल। ठीक है, फिर बट दे आर इन, बट इसमें जो प्रॉब्लम होता है, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होने का चांस हो जाता है, और इस टर्म को हम लोग रैंसिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग से तुमको एंटीऑक्सीडेंट सेपरेटली ऐड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है तुम्हारा दो व्हीकल, एक्वस और नॉन एक्वस, कि कब एक्वस यूज हो रहा है, कब नॉन, कब वाटर के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को नॉन एक्वस मतलब फोर्स होके यूज करना पड़ा। फिर एडेड कुछ सब्सटेंस भी रहता है, जैसे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा कि एडिटिव्स में कि, अच्छा एडिट में एक चीज बोलूंगा कि ऑर्गेनेटिव एडिटिव्स हम लोग यूज नहीं करते, जैसे स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब हम लोग यूज नहीं करते। दे आर हम लोग बस हम लोग ओरल प्रिपरेशन में यूज करते हैं, पेरेंथियल्स में हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, पेरेंथियल्स हम लोग का जो होता है वो टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस ऐसा ही होता है। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग को मतलब दरकार नहीं है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू, या मतलब रेक्टिफाई, हम लोग एडिटिव्स यूज करते हैं, काफी एडिटिव यूज करते हैं हम लोग, एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं, सॉल्युबलाइजिंग, बफरिंग, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, टोनिसिटी एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, बहुत सारा है। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं, कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम के लिए। एक चीज याद रखना कि लिक्विड, मतलब जहाँ पे लिक्विड हो रहा, मतलब पेरेंटेरा से कोई भी जहाँ पे लिक्विड का यूज हो रहा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, अब क्यों होगा, मेन तो माइक्रोबियल ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए देखना, क्या होता है कि जहाँ पे भी तुमको पता है कि जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होगा, वेर एवर देर इज वाटर प्रेजेंट, माइक्रोब्स ग्रोथ का चांसेस ज्यादा रहता है, देयर इज चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, चांसेस रहता है कि बैक्टीरिया, फंगी का ग्रोथ रहे। ठीक है, फिर हम लोग को सॉलिड डोजेज फॉर्म में, हम लोग को सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम लोग को क्या ऐड का, मतलब वी डोंट नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, वी डोंट नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना कि जनरली सॉलिड डोजेज फॉर्म में प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं होता है। ठीक है, और तुम कहीं पे देखे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, अलग बात है, जनरली यूज में नहीं होता, क्योंकि सॉलिड डोजेज फॉर्म में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, अनलाइक, क्योंकि उधर वाटर का मतलब प्रेजेंस नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता ना, इसीलिए। तो अगला वाला जो तुमको जानना होगा वो है तुम्हारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, उसके बारे में एडिटिव्स में पहले देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में कुछ प्रॉपर्टी भी एडिटिव्स का जान लो, कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट द ड्रग, ठीक है, फिजिकली कंपेटिबल होना चाहिए, केमिकली कंपेटिबल होना चाहिए, ठीक है, शुड नॉट इंटरफेयर विद द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो रहता है उसमें उसमें क्या होता है, वो ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। प्रिजर्वेटिव का क्या काम है, कि ग्रोथ को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो उसमें तुम अगर एग्जाम्पल में भी देखोगे, एग्जाम्पल में तुम अगर देखोगे तो उसमें क्या क्या रहेगा, देखो। तो मैं थोड़ा क्लासिफाई थोड़ा दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, वो थोड़ा याद रख लो, उसका एग्जाम्पल इधर भी मिले, तुम लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहला जो क्लासिफिकेशन होता है माइक प्रिजर्वेटिव, वो है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। उसमें तुम्हारा क्या क्या रहता है, बेंजाइल अमोनियम, बेंजाइल एल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये पहला जो पहला वाला जो है, ठीक है, जो तुम्हारा पहला वाला जो था, इसको कहते हैं बेंजल कोलियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजल कोलियम क्लोराइड। ठीक है, फिर तुम्हारा जो अगला वाला है तुम्हारा, वो है तुम्हारा
सेट्रीमाइड, ये भी एक क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड में गिरता है। एल्कोहल एंड एस्टर, जो कि सेकंड क्लासिफिकेशन है, से इसको हम लोग न्यूट्रल कैटेगरी में भी बोलते हैं। अल्कोहल एस्टर में क्या क्या होता है, ये सेकंड टाइप, चार टोटल टाइप्स है। सेकंड अल्कोहल एस्टर में कौन कौन गिरता है, ये जो मिथाइल पैराबीन, ठीक है, प्रोपाइल पैराबीन, ये सब गिरता है, ठीक है, पैराबीन्स गिरता है। और क्या एग्जाम्पल है, बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल है, ये भी एक एग्जाम्पल है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वो भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रो, फिर बना देना पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद तुम्हारा मार्क्यूराइड्स है। मार्क्यूराइड्स में क्या रहता है, मार्क्यूरिक डेरिवेटिव रहता है, जैसे पीएमए, ठीक है, इधर लिख रहा पीएमए, और पीएमएन रहता है, ठीक है। पीएमए का फुल फॉर्म है फिनाइल मार्क्यूरिक एसिड, पीएमएन का फुल फॉर्म है फिनाइल मार्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। फिर तुम्हारा जनरल एसिड रहता है, जैसे तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड हो, सॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये फोर्थ वाला टाइप। फिर है तुम्हारा फिनॉल डेरिवेटिव्स, ये सब तुम्हारा लास्ट वाला टाइप, ठीक है। फिर जो आता है सल्यूबलाइजिंग एजेंट। सल्यूबलाइजिंग एजेंट का क्या काम, सल्यूबलाइजिंग का नाम से ही पता चला, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना, जो कि इसका सॉल्युबिलिटी स्लाइट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसमें हम लोग ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं, लिसिथिन यूज कर रहे हैं, पॉलीसॉर्बेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग तो मेनली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग दो एजेंट्स है। फिर तुम अगर बफर्स के बारे में बात करोगे, बफर का क्या काम रहता है, बफर का तुम्हारा जो काम रहता है, तो तुमको पता है पीएच एडजस्टेंट का काम करता है। पीएच एडजस्टमेंट में जो जो काम करता है उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो पीएच एडजस्टर का जो काम करता है कि पीएच को एडजस्टिंग करके हेल्प कर रहा है। फिर तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट आता है। एंटीऑक्सीडेंट में, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या काम है, ऑक्सीडेशन प्रिवेंशन, मतलब क्या है कि हम लोग का फ्री रेडिकल प्रेजेंट रहता है, जो कि हैम्पर कर सकता है ड्रग एज वेल एज हम लोग को दोनों को हैम्पर कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी यूज एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का सबसे एग्जाम्पल होता है, सो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाउ डज इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, तो वो जनरली क्या करता है, वो कम्स, रिड्यूसिंग एजेंट कम्स इन बिटवीन ड्रग एंड फ्री रेडिकल, एंड इट कोलाइड्स विद द फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के साथ कोलाइड करता है, एंड मेक्स इट ऑक्सीडाइज, बट डज नॉट लेट द ड्रग टू गेट ऑक्सीडाइज। वो ऑक्सीडाइज सिर्फ रेडिकल को कर देता है, बट ड्रग को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल देखोगे, एस्कॉर्बिक एसिड, थायोयूरिया, ठीक है, सोडियम मेटासल्फाइड, जो भी है तुम्हारा। उसके बाद तुम जो नेक्स्ट देखोगे वो है टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट। टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट जो है वो है तुम्हारा टोनिसिटी मॉडिफायर। तो उसका क्या काम है, उसका काम है इन सम रूट्स क्या रहता है, डोजेज फॉर्म शुड बी आइसोटोनिक। मतलब क्या है कि जैसे एलपीपी में था, लार्ज वॉल्यूम पेरिफेरल, उसमें जैसे हम लोग को सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखना हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, दर्द दिखाई देगा, पेन, मतलब पेन टाइप का कुछ होगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिएंट्स को एज टोनिसिटी एडजस्टर डिलीवर करना होगा। तो इसलिए क्या होगा, जाते ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रह सके, तो दीस आर कॉल्ड टोनिसिटी एडजस्टर और टोनिसिटी मॉडिफायर, ठीक है, और टोनिसिटी प्रोड्यूसर, जो भी तुम लोग कहना चाहते हो। एग्जाम्पल देखो, डेक्सट्रोज, मेंटोल, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा है, मैं जैसे बता रहा, जैसे ब्लॉकिंग एजेंट्स भी रहता है, जिसको हम लोग चेन ब्लॉकिंग नहीं बोलते। उसका क्या काम है, तो ऑक्सीडेशन में जैसे होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हो जाता है, तो वो क्या करता है, चेन को ब्लॉक कर देता है। दैट एजेंट्स आर कॉल्ड चेन ब्लॉकिंग एजेंट। फिर सिनर्जिस्ट भी काम करता है। सिनर्जिस्ट क्या है, सिंगल नॉट इफेक्टिव बट व्हेन गिवन इन कॉम्बिनेशन। मतलब तुम अगर उसको सिंगल दे रहे हो तब उसका इफेक्टिव नहीं होता, जब तुम उसको कॉम्बो में देते हो, जैसे एस्पिरिन, ट्राइमेथोप्रिन, जैसे कॉम्बो में, मतलब कॉम्बो में जब तुम दे रहे हो तब उसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। एक से एक का, ए 1+1 2 होना चाहिए, 3 वो दिखाई दे रहा, ठीक है। इफेक्ट तुम्हारा ट्वाइस से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब उसका कंबाइंड में एंटागोनिस्ट नहीं, सिनर्जिस्ट, ठीक है, उसका इफेक्ट ज्यादा, मतलब इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल। फिर चिलेटिंग एजेंट्स होता है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करता है, इट वर्क्स एज कैटलिस्ट, ठीक है। वो क्या करता है,
एज अ कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काम करता है, और वो इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एग्जांपल देखो, ईडीटीए सोडियम, ईडीटीए टेट्रासोडियम। फिर है सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि सस्पेंशन में यूज होता है, सस्पेंशन जिसमें यूज हुआ रहा पेरेंटल फॉर्मुलेशन में। उसमें क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, जाते पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइम के लिए सस्पेंड रहे। सीएमसी, एमसी, जेलाटिन, ये सब एग्जाम्पल है। आकाशिया, ठीक है, सब एग्जाम्पल। इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इन emulsions we are using, okay, we are using it in case of emulsion, so we are using it in case of emulsion, so sterile emulsions के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका भी कुछ एग्जांपल दिया, लिसिथिन, पॉलीसॉर्बेट। बेसिकली वो इंटरफिशियल जो फ्रिक्शन है, टेंशन है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है इन बिटवीन द ऑयली एंड द एक्वस फेज, वाटर फेज और ऑयली फेज के बीच में इंटरफिशियल टेंशन को, जाते वो एक दूसरे से ज्यादा मिक्सिबल हो सके, ठीक है, और स्टेमुलेट इमल्शन फॉर्म कर सके। फिर तुम्हारा वेटिंग एजेंट होता है। वेटिंग एजेंट का क्या काम है, जैसे हम लोग को पता है कि वो रिड्यूस करता है कांटेक्ट एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल एंड वेटिंग लिक्विड। हम लोग जैसे पढ़े थे नॉन वेटिंग में 0 डिग्री, मतलब जैसे 180 डिग्री, 190 डिग्री में कितना वेटिंग, पार्शियल वेटिंग। फिर ऐसे करके जो कांटेक्ट एंगल है जितना कम करेगा, वो उसको वेटिंग एजेंट क्या करता है, कांटेक्ट एजेंट को मतलब रिड्यूस कर देता है, कांटेक्ट एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ पार्टिकल एंड द वेटिंग लिक्विड और सरफेस ऑफ द पार्टिकल का जो कांटेक्ट है उसको क्या करता है कि डिक्रीज कर देता है, ठीक है। उसका भी एग्जाम कुछ देखे, ग्लिसरीन, पॉलीसॉर्बेट, ठीक है। इनर्ट गैस, ये भी कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। बट क्रायो प्रोटेक्टिव, लाइफ प्रोटेक्टिव, ये भी एक एग्जांपल। क्रायो प्रोटेक्टिव, लाइफ प्रोटेक्टिव एजेंट्स का मतलब क्या है, कुछ एजेंट्स को कहते हैं क्रायो, मतलब लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर में क्या होता है, हम लोग का जो प्रिपरेशन है ना, चांसेस की उस प्रिपरेशन को मतलब कुछ खराब, मतलब शो सम डिफेक्ट, ओके। सो अगर तो हम लोग को क्या करने का, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो इन दैट केस हम लोग को ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज करना होगा। वो क्या करेगा, कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करेगा इन, हम लोग का प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करेगा। इट वुड प्रोटेक्ट आवर component in low temperature. Okay. So that is a example of cryoprotective, agents. Okay. So उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, okay, now we'll come talk about द वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो भी फॉर्मुलेशन जब हम लोग बना रहे थे, तो उसको हम लोग वाटर, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, प्यूरिफाइड वाटर। तो वाटर का क्या काम है, ये भी बहुत जानना, इधर से भी बहुत पूछा। अगर तुम वो ग्रुप खोलोगे ना, तो उसमें हम लोग, मैंने एक चार्ट, एक फोटो के फॉर्म में एक चार्ट भेजा है, ठीक है। उस चार्ट से अगर तुम लोग देखोगे तो तुमको और भी क्लैरिटी मिलेगा। वो बहुत शॉर्ट से समझाया गया है, तो वो अगर तुम थोड़ा देखोगे तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। इससे अगर तुम स्टडी किया तो तुमको ज्यादा हेल्प मिलेगा। और तुम, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको नोट करना हो, ठीक है। तो पहला वाला जो है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है तुम्हारा कौन सा यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, एक चीज याद रखना होगा कि वाटर एस्पिरेटेड डोजेस को हम लोग अब यूज कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन करने का टाइम हमको रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करना पड़ रहा है, या फिर हम लोग को डिस्टिलेशन यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रोसेस यूज करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो प्यूरिफाइड वाटर के बारे में अगर तुम पहले से, पहला वाला प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर में क्या था, क्या है कि वो नॉन स्टेराइल रहता है, उसका हाइड्रोजन फ्री रहता है, और जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, क्लीनिंग, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करते, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस हम लोग दूसरे को यूज करते हैं। तो यह है तुम्हारा केस ऑफ प्यूरिफाइड वाटर विच इज यूज फॉर बेसिक जनरल पर्पस, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड जो है वो है तुम्हारा वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI। इसमें क्या है, तुमको याद रखना होगा कि वाटर फॉर इंजेक्शन जो है, WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन जो है, उसको तुम लोग को एक चीज याद रखना होगा कि ये पायरोजन फ्री है, लेकिन ये स्टेराइल नहीं है।
और तुम लोग बोलोगे कि स्टेराइल नहीं है, हाउ वी आर यूजिंग इट, ओके, कि हम लोग को तो पता है कि पेरेंटल स्टेराइल होना चाहिए, बट हाउ वी आर एबल वी देन कैसे हम लोग फिर भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि तुमको वाटर स्टेराइल वाला ही लेना होगा, तुम बाद में भी प्रिपरेशन को स्टेराइल बना सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारा कॉस्टिंग भी वैसा कुछ सेम ही पड़े, ठीक है। सो जनरली इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बाद में स्टेराइल करना होगा, बट वाटर फॉर इंजेक्शन पायरोजन पायरोजन फ्री मस्ट है, ठीक है। और तीनों ही पायरोजन फ्री होता है, सिर्फ डब्ल्यू आई भी बोलो, तुम्हारा एस डब्ल्यू एफ आई भी बोलो, बी डब्ल्यू एफ आई भी बोलो, या फिर तुम्हारा डब्ल्यू एफ आई बोलो, सिर्फ प्यूरिफाइड वाटर पायरोजन फ्री नहीं है। बट डब्ल्यू एफ आई में कंडीशन है, फिर ये स्टेराइल, क्योंकि ये स्टेराइल नहीं है, तो इसमें हम लोग को क्या होगा कि इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू यूज इट विद इन 24 आवर्स ऑफ मेकिंग इट, 24 आवर्स बनाने का, बीच में ही हम लोग को यूज करना होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ठीक है कि इसमें हम लोग को लीगल एक्शन, उसमें हम लोग को क्या करना होगा कि 24 आवर्स बनाने के बाद संगे संगे हम लोग को उसको यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, कुछ प्रिपरेशन होता है, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग होता है कि हम लोग 24 आवर्स के अंदर नहीं, हम लोग को टाइम चाहिए, ठीक है, कि प्रिपरेशन कुछ ऐसे बना रहे हो जहाँ पे तुम 24 आवर्स से नहीं होगा, तुमको ज्यादा टाइम कौन सी होगा, उसके बाद तुम ही काम कर पाओ। तो इन दैट कंडीशन हम लोग को फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो हम लोग को कुछ कंडीशन रखना होगा। उसमें क्या होगा, हम लोग को स्टोर करना होगा। स्टोर कैसे स्टोर करना पड़ेगा, बिलो लेस देन 5, ओके, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, लेस देन 5 और ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 5 डिग्री या फिर 80 डिग्री, ठीक है। मतलब बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो ये क्यों, बिकॉज माइक्रोब्स ग्रोथ डजंट टेक्स प्लेस एट दिस कंडीशन, ओके, माइक्रोब्स ग्रोथ इसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग का क्या रहता है, सॉलिड कंपोनेंट जो रहता है हम लोग का, सॉलिड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड कंपोनेंट हम लोग का इसमें 10 ppm होना चाहिए, ठीक है। द सॉलिड कंपोनेंट शुड बी ऑफ 10 ppm, ओके, 10 ppm का हम लोग का सॉलिड कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो, हम लोग तो पेरेंटेरस में भी सॉलिड कंपोनेंट यूज होता है, तो इसमें भी सॉलिड कंपोनेंट इन केस ऑफ डब्ल्यू एफ आई लिमिटेशन है 10 ppm, ठीक है। और कार्बन कंटेंट, इसका पीएच भी दिया हुआ है, देखो कार्बन कंटेंट का लिमिट भी तुम लोग नोट कर लो। टोटल कार्बन कंटेंट होना चाहिए 500 ppm, दैट इज द लिमिट। और इसका जो एंडोटॉक्सिन यूनिट है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन यूनिट है 0.25 यूनिट्स पर ml, ठीक है, 0.25 यूनिट्स पर ml, ठीक है, पर ml, ठीक है। फिर है तुम्हारा एस एस डब्ल्यू एफ आई, मतलब स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ये हम लोग को वाटर फॉर इंजेक्शन, ये है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। इधर एस डब्ल्यू एफ आई तुम लोग चार्ट अगर देखोगे ना, जो मैंने सेंड किया है वो बहुत यूजफुल है, ठीक है, लेकिन ग्रुप में दिया ही हुआ है फोटो करके। तो उसमें क्या है, उसमें तुम अगर देखोगे, उसमें सॉलिड कंटेंट जो है, वो सॉलिड कंटेंट जो है वो है तुम्हारा अबाउट, वेरी करता है, मतलब वेरी कैसे करता है कि स्टेराइल, अच्छा बेसिक थोड़ा बता देता हूँ पहले। स्टेराइल स्टेराइल मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन, ये ऑलरेडी स्टेराइल होता है, ये पहला वाला वाटर फॉर इंजेक्शन ये ऑलरेडी स्टेराइल रहता है। बट इसमें क्या, यू कैन नॉट स्टोर इट इन कंटेनर जिसका 1 लीटर से ज्यादा साइज हो। तो लिमिट है कंटेनर का, 1 लिमिट, उससे ज्यादा तुम नहीं कंटेनर में नहीं स्टोर कर, नहीं तो तुमको स्टेरिलिटी डिफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो सॉलिड कंटेंट जो है वो वैल्यू तुमको याद रखना, सॉलिड कंटेंट वेरी करता है, मतलब कि अगर 30 ml का रहा, मतलब वॉल्यूम, तो उसके लिए सॉलिड कंटेंट रहना चाहिए 40 ppm, ठीक है। 30 से 100 रहा तो तुम्हारा 30 ppm, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा। 100 से ज्यादा हुआ तो तुम्हारा कितना होगा, 20 ppm। तो 30 ml के लिए 40, 30 से 100 ml के लिए 30, और ग्रेटर देन 100 ml के लिए 20। अब लोग भूल जाते हैं कि डब्ल्यू एफ आई का कितना था और एस एफ डब्ल्यू एफ आई का क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर में तुम लोग को सजाना होगा, 10,
20। ठीक। पहला वाला जो है 10, इसी ये है WFI के लिए, तीनों ही जो लास्ट है ये तीनों ही स्टेराइल के लिए, बट वॉल्यूम वाइज वेरी कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम जितना तुम्हारा क्या बोलते हैं, वॉल्यूम जितना तुम्हारा बढ़ रहा, साइज उतना कम हो रहा ना, कंटेंट का जो लिमिट है कम हो रहा। 20 ppm कितने के लिए? 100 ml से ज्यादा अगर कुछ है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्टेराइल, ये स्टेराइल है पहले से ही। दिस इज नॉट लाइक WFI, बट लास्ट वाला जो है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक है BWF5, ठीक है। BWF स्टेराइल, सॉरी, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। BWFI में क्या होता है, ये भी पायरोजन फ्री होता है, ये भी स्टेराइल रहता है, बट इसमें अलग क्या है, इसके हम लोग को एडिशनली हम लोग को क्या, तुम नोट डाउन करो, एडिशनली हम लोग को प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज है, इधर कोई स्टोरेज टेम्परेचर नहीं है ना, इधर कोई स्टोरेज टेम्परेचर इधर लगता है ना, इधर इधर कोई टाइम लिमिट है यूज का, कोई भी तुम्हारा कब भी यूज कर सकते हो। और ना ही कोई इधर कोई वॉल्यूम का लिमिट है कि इतना वॉल्यूम वॉल्यूम, तुम्हारा कोई स्टोरेज लिमिट नहीं है, तुम्हारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम्हारा कुछ वॉल्यूम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ एडवांटेज भी है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो है इधर स्मॉल लार्ज वॉल्यूम सब यूज कर सकते हो भाई, यू कैन यूज ऑल, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम हो या लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। और इस बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, तुमको प्रिजर्वेटिव से यूज हो रहा है, बट प्रिजर्वेटिव का नाम जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो वो है तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल और एंड पैराबीन्स, ठीक है। तो बेंजाइल पैराबीन मतलब मिथाइल बेंजाइल पैराबीन, तो मिथाइल पैराबीन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये हम लोग का कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है, ये हम लोग का पीरियोडिक का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे पहले, ये आता है हम लोग का क्वाटरनरी, सॉरी, अल्कोहल और एस्टर में। बेंजाइल अल्कोहल और पैराबीन दोनों ही तुम्हारा अल्कोहल और अल्कोहल और एस्टर का मतलब न्यूट्रल टाइप में था। तुम लोग को प्रिजर्वेटिव्स का नाम जानना होगा, ठीक है। तो आज का तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग इधर तक ही डिस्कस किए, और इसका अगला वाला जो मतलब पार्ट होगा उसमें हम लोग पैकेजिंग कैसे होता है, ठीक है, फिर एम्पूल का कैसे सीलिंग होता है, फुल सीलिंग, टिप सीलिंग, ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन स्टडी, ठीक है, क्लैरिटी टेस्ट, डेल टेस्ट, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर तुम्हारा हम लोग पैकेजिंग के बारे में तो देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा फर्दर जो भी पार्ट, हाँ, ऐसे क्लास जो रहता है, एसेप्टिक एरिया, मैन्युफैक्चर एरिया, कैसे वो होल सेटअप है, वो थोड़ा देखेंगे। तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पेरेंटल प्रोडक्ट का पहला वाला पार्ट, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को इधर तक समझ आया होगा कि व्हाट आई हैव टॉट। बट थोड़ा एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे, ठीक है, कि what we have discussed today, ठीक है। And further the next class we continue with the rest portion, okay। तो थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे कि हम लोग क्या क्या इसको डिस्कस किए, ठीक है। तो थोड़ा स्टार्टिंग से जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखे, पेरेंटेरस क्या है, पेरेंटेरस क्या, कहाँ से नाम आया है, ठीक है। पेरेंटेरस तुम लोग का अकॉर्डिंग टू बीपी और आईएसओ, WHO क्या है उसका क्लासिफिकेशन, क्या उसका डेफिनेशन है। फिर पेरेंटल कैसे ओरल डोजेज फॉर्म से अलग है, हाउ इट इज इफेक्टिव, ओके, कैसे वो काम करता है, कैसे हम लोग उसको इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, ये वो पायरोजन फ्री होता है, स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग स्टेराइल प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन देखे, पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक, ठीक है। पेरेंटेरस के अंदर कैसे डिलीवरी होता है, पेरेंटेरस के फीचर्स देखे कि कैसे वो फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर रहा है, ठीक है, कैसे वो उसका ऑनसेट एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिर कैसे पेरेंटेरस और ऑप्थेल्मिक अलग है, एक में पायरोजन होने से भी चलेगा, एक में पायरोजन मस्ट है, ठीक है। फिर एडवांटेजेस देखे कि क्या क्या उसका एडवांटेज है, ठीक है, कैसे उसका ज्यादा एक्शन है, क्या क्या कैसे वो इमरजेंसी कंडीशन में भी इफेक्टिव है, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए भी इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज दर्द होने का, फिर साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी दिखाई देता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जैसे जल्दी है, साइड इफेक्ट भी बहुत जल्दी है।
फिर इसको कंडीशन एसेप्टिक कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए पेरेंटियल्स में, बहुत ही जरूरी है। कोई हुआ तो तुमको प्रॉब्लम है होगा, ठीक है, कि इसलिए एसेप्टिक टेक्निक बहुत डिफिकल्ट है इन केस ऑफ पेरेंटियल्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखे कि क्यों पायरोजन के बारे में थोड़ा देखे, पायरोजन क्या है, ठीक है। फिर ओप्थेल्मिक में कैसे हम लोग प्रिपरेशन बनाते हैं, इंट्राओक्यूलर आई ड्रॉप्स, ठीक है, कैसे किसमें पायरोजन ना होने से भी चलेगा, ठीक है, बेसिक हम लोग देखें। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखे कि स्मॉल वॉल्यूम में कितना तुम्हारा लार्ज वॉल्यूम से कैसे डिफरेंस है, किसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। कौन एक स्मॉल वॉल्यूम जैसे सिंगल और मल्टीपल दोनों यूज कर सकते हैं, बट लार्ज वॉल्यूम सिर्फ सिंगल डोज, ठीक है। एक में वायर्स और एम्प्यूल्स है, और एक में एग्जांपल क्या था, इन्फ्यूशन बॉटल था। वायर्स हम लोग मल्टी विड्रॉल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्यूल्स हर्मेटिकली सील्ड रहता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव यूज होता है स्मॉल वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखें क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे हम लोग इंजेक्ट कर पा रहे, व्हाट आर द टेक्निक्स, ठीक है। फिर किसमें प्रिजर्वेटिव लगता है, क्यों लगता है, इन व्हाट कंडीशन, वायरस में क्यों, कैसे, क्यों रीजन की उसमें प्रिजर्वेटिव होने का चांसेस है, ठीक है। फिर कभी टर्मिनल स्टेज कब हो जाता है, ठीक है। फिर आइसोटोनिक होना चाहिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो हम लोग फिजियोलॉजिकल फ्लूइड, ठीक है। फिर लार्जर वॉल्यूम पेरेंटल हम लोग क्लासिफिकेशन देखे क्या क्या टाइप का होता है। तो हाइपर एलिमेंटेशन सॉल्यूशन ये होता है इन केस ऑफ कोई खाना नहीं खा पा रहा है। कार्डियोपेजिक होता है इन केस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। पेरिटोनियल डायलिसिस होता है कब, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है अगर किडनी का डायलिसिस करना पड़े, ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़े। इरिगेशन सॉल्यूशन कर्ड वगैरह हो गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कुछ क्लीनिंग के लिए हम लोग को स्टेराइल फ्लूइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सर्जरी या कर्ड कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसके बाद हम लोग सारा सोल्यूशन के टाइप के बारे में देखे। फिर थोड़ा वॉल्यूम भी पता करे कि मल्टी डोज के टाइम लिमिटेशन रहता है प्रिजर्वेटिव का, कि 5 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वॉल्यूम भी तुम्हारा 30 ml लिमिटेशन होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे, रूट्स देखे। रूट्स में बहुत सारा रूट्स है, बट मेन रूट्स इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। इंट्रावेनस में बायोएबिलिटी 100% होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा वेन्स में दिया जाता है, उसका जो वॉल्यूम है 1 से 1000 तक था, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि नीडल कैसे तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो नीडल का डायमीटर है उससे थिकनेस जो है वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गॉस साइज से कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर सस्पेंशन हम लोग क्यों यूज नहीं कर पाते इन केस ऑफ इंट्रावेनस, वो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। फिर क्यों हम लोग को न्यूट्रिटिव पर्पस में यूज करते हैं जनरली इंट्रावेनस, ठीक है। फिर हम लोग इंट्रामस्कुलर देखे, जो जिसका एक्शन आईवी से स्लो था, बट सबक्यूटेनियस से फास्ट था। बायोलिटी 90 से 95% था। एडल्ट में कौन सा टिश्यू में कौन सा मसल में इंजेक्ट करते देखते, इन्फेंट्स में कौन सा मसल में इंजेक्ट करते उसका नाम देखे, ठीक है। फिर इंसुलिन का कौन सा प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, ठीक है। जैसे क्यूटेनियस उसका प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट इंट्रामस्कुलर है। इंटरडर्मल के बारे में देखिए कि हम लोग कहाँ पे उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, डर्मिस और सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस में, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम बहुत कम रहता है, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी अबाउट 0.005 से 1 ml तक रहता है, ठीक है। उसका जो एडवांटेज है कि सेल्फ एडमिनिस्टर खुद ही दे सकते हो, लेग में दे सकते हो, ठीक है, एब्डोमेन में दे सकते हो, ठीक है, हैंड में दे सकते हो, ठीक है। और जनरली वैक्सीन, एलर्जी, एंटीजन पर्पस यूज होता है, बट एक कंडीशन होता है हाइपोडेरोमालाइसिस, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, जिस कंडीशन में हम लोग 250 से 1000 ml भी दे सकते हैं। ये कंडीशन है, नहीं तो हम लोग का 0.005 से 1 ml तक ही दे सकते हैं वॉल्यूम। उस कंडीशन में अलग बात। फिर हम लोग कुछ एंगल देखे, किस एंगल में तुम्हारा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, IO 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45 90, इंटरडर्मल 15, इंटरवेनस 25 डिग्री। फिर पेरेंटल फॉर्मूलेशन जब हम लोग बनाते उसका क्या क्या फॉर्म में होता है, ठीक है। उसका फॉर्म में मतलब सोल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, सस्पेंशन के फॉर्म में, इमल्शन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। फिर पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसको फ्रीज ड्राई करके, मतलब लाइफलाइज करके, वाटर रिमूव करके भी हम लोग बना सकते हैं। फिर हम लोग देखे तुम्हारा क्या क्या एडिटिव्स हम लोग मतलब क्या क्या हम लोग का
फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या यूज कर रहे थे, व्हीकल्स यूज कर रहे थे, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस में प्योर वाटर यूज हो रहा था, जो कि हम लोग बस क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग में SWFI स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे थे, वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे थे, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे थे। नॉन एक्वस में हम लोग देखिए वाटर मिसिबल लिक्विड्स और वाटर इमिसिबल लिक्विड्स वो यूज कर रहे थे जब हम लोग का स्टेबिलिटी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, या वाटर में अगर प्रॉब्लम दिखाई दे स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी, तब हम लोग यूज कर रहे थे। वाटर इमिसिबल में फिक्स ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ये सब एग्जांपल था। वाटर मिसिबल में तुम्हारा टॉक्सिक हो जाने का चांसेस थे, अनस्टेबल होने का चांसेस थे। और वाटर इमिशन में रैंसिडिटी यूज होने का चांस है, इसलिए हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि उधर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का रहते हैं। फिर हम लोग देखे कि ऑर्गेनाइटिक जो होता है, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंटल ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस ऐसा होता है, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम लोग को प्रिजर्वेटिव्स यूज करना पड़ा है। प्रिजर्वेटिव्स का हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखें, प्रिजर्वेटिव क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, अल्कोहल एस्टर, मर्क्यूराइड्स, फिर कुछ एसिड देखे तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्यों प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब क्योंकि उधर वाटर के वजह से माइक्रोब्स को ज्यादा का चांसेस रहता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में देखें कि जाके हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, उसका एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखे, ठीक है। फिर हम लोग सिलेटिंग एजेंट्स के बारे में देखे, सिनर्जिस्ट जो कि एक साथ कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, ठीक है। बफरिंग एजेंट जो कि पीएच को एडजस्ट कर रहा है। सिलेटिंग एजेंट्स कैटलिस्ट का काम कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशन में यूज हो रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन में यूज हो रहा है। सस्पेंडिंग एजेंट क्या कर रहा है, तुम्हारा विस्कोसिटी को बढ़ा रहा है, जैसे ज्यादा देर तक सस्पेंड रहे पार्टिकल्स। इमल्सिफाइंग एजेंट वो क्या कर रहा है, वो मिसिबल होने के लिए ट्राई कर रहा है, कि जाते वो सब्सटेंस जो है वो टोनिसिटी मॉडिफायर हम लोग वो क्या कर सकते हैं, मतलब इंटरफेरेंस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है ऑयली फेस और एक्वस फेस के बीच में। फिर वेटिंग एजेंट जो रिड्यूस कर रहा कॉन्टैक्ट एंगल को लिक्विड और सॉलिड का। टोनिसिटी मॉडिफायर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, जैसे आइसोटोनिक रेसोल्यूशन। क्रायोफिलेट वो क्या कर रहा है, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट क्या कर रहा है, वो तुम्हारा लो टेम्परेचर में या जाते स्टोर कर सके और कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ना दिखाई। फिर तुम्हारा ये आता है तुम्हारा वाटर कैसे इंजेक्शन में काम कर रहा था, उसमें क्या बोले, प्यूरिफाइड वाटर के बारे में बोले, जो कि स्टेराइल होता है, पैराजिन फ्री होता है, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। WFI में क्या काम था, WFI फ्री रहता है पाइरोजन से, वाटर स्टेराइल नहीं रहता, बट वो क्या कर रहा है, मेक प्रिपरेशन को, मतलब प्रिपरेशन को स्टेराइल, मतलब वो क्या है ना, बाद में हम लोग को स्टेराइल करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टेराइल नहीं रहता, वो बस पायरोजन फ्री रहता है। और उसको हम लोग को 24 आवर्स के विद इन ही यूज करना होगा बनाने के बाद। पर बाई चांस अगर हम लोग नहीं कर पाए, तो इन दैट कंडीशन हम लोग को उसको स्टोर करना होगा एट लेसर देन 5 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम या बहुत हाई टेम्परेचर में, जाते उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। फिर अदर कुछ डिटेल्स पढ़े उसके बारे में। फिर SWF के बारे में पढ़े, जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टेराइल रहता है, पर उसका कुछ लिमिटेशन रहता है, जैसे कंटेनर का साइज 1 लीटर से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और कंटेनर का नहीं तो स्टेबिलिटी डिफेक्ट दिखाया देगा। और सॉलिड कंटेंट कैसे वेरी करते हैं वो देखे, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, ठीक है। फिर बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन में देखे कि वो कैसे पायरोजन फ्री स्टेराइल, और वो भी स्टेराइल होता है, पायरोजन फ्री रहता है, बट उसमें एडिशनली प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ता है। और उसमें कोई स्टोरेज कंडीशन नहीं रहता, उसमें कोई टाइम लिमिट, वॉल्यूम लिमिट, कोई बहुत स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम सब यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या रहता है, उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि ना, उसमें जो मेन चीज रहता है कि तुम लोग को याद रखना होगा कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है। जैसे हम लोग बेंजाइल पैराबेन और बेंजाइल अल्कोहल और पैराबेन्स यूज कर रहे थे, मतलब अल्कोहल एस्टर में जो पार्ट में आता है। तो ये तीनों यूज हो रहा है, ये तीनों ही तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, अनलाइक प्यूरिफाइड वाटर, पर एक एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ today's part. Okay, next part we'll continue with the remaining part that is left, okay, that I have told earlier. So this much is the part 1 of peripherals for today. तुम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ो, जाते कोई भी डाउट हो तो you can ask, okay, and so that I can sort. So this much is the part I have taught today. Okay, we'll continue with the next part in the next session. So for now, I will say that thank you. Okay, so that thank you for giving your time. Thank you.